साथियों, आज महत्वपूर्ण मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और ख़ास तौर पर जो YouTube चैनल के लोग हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से परवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से इंजीनियर श्रीकांत गुप्त साहू, इंसाफवादी पार्टी से अवधेश यादव, राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी से दिलीप कुमार रस्तोगी, लोकतांत्रिक साझा पार्टी से मायाराम वर्मा, जनहित किसान पार्टी से दीपक चौरसिया, वंचित समाज इंसाफ पार्टी से आरबीसी प्रजापति, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के केएम कदीर मोइनुद्दीन, सेकुलर इनकलाब पार्टी से सत्यवीर गिरी जी और पिछड़ा समाज पार्टी से श्याम सिंह सैनी जी, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इंडियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर मतीन और इंडियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर मतीन साहब, ऐसे टोटल मिलाकर 11 पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि हम लोगों ने 22 जनवरी 2022 को रेनासेंस होटल के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए घोषित किया था। आप लोगों को याद है कि उस समय हमने ये गठबंधन की घोषणा की थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात की थी कि हम 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, 380 सीटों पर हमारी सहमति हो गई है और 23 सीटों पर थोड़ा आपस में विवाद है। वो 3 दिन में उसका समाधान किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। तो 22 तारीख से लेकर आज 4 फरवरी 2022 तक 23 सीटों के विवाद का समाधान नहीं हो सका, बल्कि 23 सीटों का समाधान करने के बजाय जो 380 सीटों पर विवाद नहीं था, उन सीटों पर भी एमआईएम के द्वारा
और जनाधिकार पार्टी के द्वारा कैंडिडेट घोषित करने का सिलसिला जारी किया गया था। इसका समाधान करने की कोशिश की गई थी और इसके लिए भी हमने ही प्रयास किया था। उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी घोषित किया गया था कि 2 मुख्यमंत्री होंगे। पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट रहेंगे और 2.5 साल के लिए परवेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे और 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उसमें एक मुख्यमंत्री एमआईएम का शौकत अली रहेंगे, दूसरा अति पिछड़े वर्ग की तरफ से डॉक्टर रघुनंदन निषाद रहेंगे और तीसरा उप मुख्यमंत्री के लिए रामस्वरूप वर्मा जी, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चला उसमें 4 महीने तंबू गाड़कर जिन्होंने ये लड़ाई लड़ने के लिए रात दिन संघर्ष किया, वो रामस्वरूप वर्मा जी उसके उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ये घोषित किया गया था। तो विवादित सीटों का समाधान होना चाहिए था, मगर विवादित सीटों का समाधान करने के बजाय एमआईएम के द्वारा और जनाधिकार पार्टी के द्वारा जिन सीटों पर समाधान हो चुका था उन सीटों पर भी कैंडिडेट उतारने का कार्यक्रम जारी हुआ और बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट पर यानी उनके कोटे की सीटों पर भी अतिक्रमण करने का कार्य जारी हुआ। उसके बाद हम लोगों के द्वारा इसका समाधान करने के लिए पहल की गई, तो पहल वास्तव में इसके कन्वेनर बाबू सिंह कुशवाहा जी को करना चाहिए था, मगर उनके द्वारा नहीं किया गया और अंतिमता आज हम लोगों को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसकी वजह से ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन है, ये गठबंधन हम लोगों को छोड़ना पड़ रहा है और इस तरह से हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अपने आप को अलग कर रहे हैं और इसकी आज घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा करने के लिए खास तौर पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम शुरू से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। इसके लिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। केवल गठबंधन बनाने से छोटे दलों को लेकर सफलता मिलने वाली नहीं है, महागठबंधन बनाना पड़ेगा। महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं है, इसलिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। ये हमारी शुरू से कोशिश थी और महागठबंधन बनाने के लिए या तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन महागठबंधन बनाया जा सकता था या फिर ओवैसी साहब के पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था। ऐसा विचार था और ये भी घोषित किया जा रहा था कि तीनों पार्टियों के साथ हमारी वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है
जिनके साथ पहले गठबंधन होगा वो गठबंधन पहले महागठबंधन घोषित किया जाएगा और उसी के तहत 22 जनवरी को महागठबंधन घोषित किया गया था। मगर 23 सीटों का विवाद सीनियर पॉलिटिशियन रहे हुए व्यक्ति ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नहीं किया, बल्कि 380 सीटों पर और खासतौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के कोटे की जो सीटें हैं उनके ऊपर अतिक्रमण करने का और उनके सीटों पर कैंडिडेट खड़े करवाने का कार्यक्रम जनाधिकार पार्टी के द्वारा और एमआईएम के द्वारा शुरू हुआ। उसका भी समाधान करने की कोशिश की गई, मगर उन लोगों ने इसका समाधान करने के लिए कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि अवरोध खड़ा करते रहे। परिणामतः आज हमें दुख के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा छोड़ना पड़ रहा है और मूल रूप से जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने शुरू से बनाया था 18 दल के लोगों ने आज लगभग 11 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का पुनर्जीवन करने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से आज ये घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इस संबंध में जो प्राइमरी बयान था वो बयान हमने दिया है। इस संबंध में एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं कि अब हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। अब पहले चरण के पहले 2.5 साल के लिए माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे चरण के लिए 2.5 साल के लिए रामस्वरूप वर्मा जी जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दिल्ली में 4 महीना टेंट गाड़ के जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, वो दूसरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। और इसके 5 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसमें एक मुस्लिम समाज का मेहरबान अली उनका नाम रहेगा, उनका नाम मेहरबान अली है। ये 5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा है डॉक्टर रघुनंदन निषाद उर्फ मल्ला, ये 5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 3 दिनेश लोधी, ये 5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 4 डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा आजमगढ़ के, ये 5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और 5 राम अजोर सरोज, ये पासी समाज के हैं, ये 5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस तरह से 2 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर शामिल रहेंगे। इस तरह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ये चुनाव इस तरीके से लड़ा जाएगा और पहले चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 57 सीटें है, उसके लिए 10 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। तो उसमें
घर घर जाकर जनसंपर्क करने का एक साथ 11 चुनाव क्षेत्रों में 11 टीम बनाकर ये परिवर्तन एक प्रकार की पदयात्रा जनसंपर्क का अभियान एक ही दिन 8 फरवरी को किया जाएगा। एक ही दिन में एक किया जाएगा और फिर अगले बार अगले चरण का हर चरण का कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। इस संबंध में आप लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं, तो मैं वो सवाल जवाब जो है के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीटें जो बंटवारा है सभी ने समान किया है और कुछ सीटें हैं जिसके ऊपर कुछ बातें चल रही थी, तो इसके लिए पहल कहाँ से नहीं हुई? ये पहल जनाधिकार पार्टी और एमआईएम के द्वारा पहल होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके द्वारा ही उन सीटों पर विवाद था, मगर उनके द्वारा पहल नहीं की गई और इस वजह से वो मामला हल नहीं हुआ और हल करने के बजाय जिन 380 सीटों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड में अवेलेबल है 22 तारीख के कि 380 सीटों पर हमारी सहमति हो गई है, 23 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, वो 3 दिन में सहमति बना करके घोषित कर दिया जाएगा। ये कहा गया था और ये 23 सीटों को समाधान करना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, क्योंकि 14 सीटों का विवाद एमआईएम के द्वारा था और 9 सीटों का विवाद जनाधिकार पार्टी के द्वारा था। दोनों सीनियर पॉलिटिशियन है और ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मामला था। अगर हम लोग इसका बारीकी से विश्लेषण करें तो ये बात पता चलती है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो सीटें उनके हिस्से में आई थी 380 में 149, जनाधिकार पार्टी के हिस्से में 145 और एमआईएम के हिस्से में 86 सीटें उनके हिस्से में आई थी। तो ऐसा 380 सीटों पर घोषणा कर दी गई थी। ओवैसी साहब ने खुद कहा उस वक्त, और ओवैसी साहब ने ये आंकड़े घोषित किए कि इस पर हमारी सहमति हो गई है। 23 सीटों पर जो विवाद है वो विवाद 3 दिन में सुलझा लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा मामला है ही नहीं। पत्रकारों ने जब पूछा तो ये कहा गया था, मगर इसके लिए उनके द्वारा दोनों के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, बल्कि जो 149 बहुजन मुक्ति पार्टी के हिस्से में सीटें आई थी उनकी सीटों पर जनाधिकार पार्टी के द्वारा और एमआईएम के द्वारा अतिक्रमण करने का काम शुरू किया गया। इस वजह से ये विवाद हुआ और ये विवाद अनियंत्रित हो गया। इसलिए ये बेहतर समझा गया कि अब समय नहीं है, इसलिए हमने इस गठबंधन से अपने आप को अलग करने का फैसला किया। तो वो करने के लिए, ये घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 जनवरी, उस वक्त आपने कहा था कि अब लड़ाई जो है वो बीजेपी गठबंधन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में होने वाली है, और वैसी खबरें भी सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में चल रही है। अब आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से बाहर हो गए हैं, तो अब आप क्या देखते हैं कि लड़ाई किसके बीच में? अब ये लड़ाई का स्वरूप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी गठबंधन के बीच में ये लड़ाई होने का मामला था, मगर अभी ये गठबंधन टूटने की वजह से अभी ये परिस्थितियां बदल गई है, ऐसा कहा जा सकता है। अब
ये केवल दो पार्टी के बीच में गठबंधन होने के लड़ाई होने के बजाय अब ये मल्टीपल लड़ाई होगी, क्योंकि अब इसमें कई पार्टियों के बीच में लड़ाई होगी, ऐसा हमारा मानना है। अब इसमें इस लड़ाई में ऐसा होने की वजह से एक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरी समाजवादी पार्टी रहेगी, तीसरी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रहेगा, चौथा बहुजन समाज पार्टी रहेगी और चौथी कांग्रेस पार्टी रहेगी। वो इस लड़ाई में चुनाव में है, बहुत वैसा होने की संभावना नहीं है। पिछले चुनाव में उनको 6% वोट पड़े थे, तो अभी भी उसमें कोई खास प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अभी मल्टी कॉर्नर चुनाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने के बाद जो खबरें चल रही थी उसमें ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो किसी एक पार्टी को या किसी एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, ये हंग असेंबली भी हो सकती है और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला था। लेकिन चूंकि अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से आप अलग हो गए हैं, तो क्या हंग असेंबली आती भी है, जैसा आपने कहा मल्टी कॉर्नर है, तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस के बारे में कुछ आपने सोचा है या ऐसी कुछ बात बन सकती है? पोस्ट इलेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने ये सोचा कि अभी भी मैं ये मानता हूं कि हंग असेंबली ही आनी चाहिए और इसके लिए हम रणनीति बनाकर काम करेंगे। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, वैसे ही काशीराम जी के समय में आप जानते हैं कि मजबूत सरकार से ज़्यादा बेहतर सरकार, मजबूर सरकार हमारे लोगों के लिए होती है, वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए होती है। हम इस रणनीति पर काम करेंगे। अभी आपने ये भी कहा शुरू से, जब से आप लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, 9 अक्टूबर से लेकर अगर बात करें, तब आपने ये कहा है कि महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। अब महागठबंधन जो आप कोशिश कर रहे थे वो अभी नहीं बना है या आप अलग हो गए हैं, तब बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? अभी बीजेपी को रोकने के लिए कोई नई रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति को बनाने के लिए अभी भी हम लोग कोशिश करेंगे। और उस कोशिश के लिए एक विकल्प ये है कि हम अपने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के दरवाजे अभी भी हम खुले रख रहे हैं और हो सकता है कि इसमें कोई और महत्वपूर्ण दल जो है इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के तरफ भी जो गठबंधन की जो खबरें आ रही है वो भी कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी खबरें नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए दरवाजे हमने खुले रखे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि सपा में अभी भी गठबंधन को लेकर के मामला चल रहा है, आज की खबरें हैं। ऐसे में अगर जो कृष्णा पटेल के जो पार्टी के लोग हैं वो अगर आपसे संपर्क करते हैं तो पर आपका क्या है? नहीं, केवल कृष्णा पटेल के ही लोग नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं उसमें, कम से कम 2-3 दल, रालोद छोड़कर और 2-3 दल जो है वो उनका सीटों का विवाद चल रहा है और वो विवाद जो है उसका समाधान उधर भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कोई न कोई प्रयास होगा और उस प्रयास को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की जो दरवाजे है वो खुले हैं। इस वक्त कल आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त काफी आपको मैसेज भी आए थे, उसमें से एक मैसेज ऐसा भी लोगों का आ रहा था कि आपने जो है चंद्रशेखर से संपर्क करना चाहिए और उन्होंने आपसे संपर्क करना चाहिए, इसके बारे में? हमने इसके बारे में अपने दरवाजे खुले रखने की वजह से जो भी पार्टी के लोग हमारे साथ संपर्क करते हैं, आने वाले समय में उनके साथ हम डायलॉग करेंगे। लेकिन पहल क्या आपके द्वारा की जाएगी? हम लोग भी आवश्यकता के अनुसार पहल करेंगे और दूसरे लोगों को भी अपील करते हैं कि ऐसी जरूरत अगर लगती है उनको तो वो भी पहल करें। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा टूटने से क्या आपको ऐसा लगता है कि नुकसान होगा आपका भी और जिनके साथ आप थे उनका भी? स्वाभाविक रूप से इसका भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल सभी दलों को नुकसान होगा।
भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का रहने से सभी का फायदा होता और इसके टूटने से सभी का नुकसान होगा। तो आप इस नुकसान को भरने के लिए यानी आप क्या ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा दोबारा पुनर्जीवित करना, ये उपाय हमने ढूंढ लिया है। अभी आपके साथ में कितने दल हैं? अभी हमारे पास 11 दल हमारे पास है। इसके नाम हमने घोषित किए हैं पहले ही, आपके आने के पहले घोषित किए हैं। टोटल 11 दल है और इस 11 दल के अलावा वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये तो राजनीतिक दल है नहीं। ये जो इसकी सामाजिक शक्ति है, इस सामाजिक शक्ति का एक अलग शक्ति के तौर पर उपयोग और प्रयोग किया जाएगा। और हमारे 18 मंडल के लोगों को हमने इस काम पर भी लगाया कि जो सामाजिक संगठन है उनको भी इसके साथ जोड़ा जाए, इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि मूलतः एक बात मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, तो राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए ये काम मैंने शुरू किया। इसके पीछे हमारे वंचित मजलूम समाज के लोगों को शासन करने वाली जमात बनाना मकसद है। तो ये जो मकसद के लिए हमने हस्तक्षेप करने का काम शुरू किया, ये हस्तक्षेप करने का काम पूरा करने के लिए ही हमारे सामाजिक संगठन, दूसरे सामाजिक संगठन भी इसमें जुटेंगे। इसके लिए जोड़ने का भी एक अभियान अलग से चलाया जा रहा है ताकि एक शक्ति जो है बनाई जा सके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, हम लोग मूलतः आंदोलनकर्ता लोग हैं। केवल चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा एक मकसद आंदोलन करना भी है। और 2 बार हम भारत बंद कर चुके हैं, वो आंदोलन हमारा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। मुख्य कार्य हमारा चुनाव नहीं है, आंदोलन करना भी हमारा मूल मकसद है। ये काम हमारा जारी रहेगा। आपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अलग होते हुए होने के लिए जो कारण आपने बताए, 2-3 प्रकार के कारण आपने बताए, उसमें क्या पहले ही गठबंधन होने से पहले इन बातों को डिसाइड किया गया था? जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण को मायन के द्वारा टिकट देना, क्या ये बात पहले ही तय हुई थी या लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना, ये बात पहले तय हुई थी या नहीं? ये स्वाभाविक रूप से जो भागीदारी शब्द का सिद्धांत जो है बाबू सिंह जी के द्वारा इसमें जोड़ा गया, तो जिन समाज को भागीदारी नहीं मिली उस समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। और एमआईएम के द्वारा मुस्लिम समाज के भागीदारी का मसला उठाया जा रहा था, वो गलत बात नहीं है। वो हम अलग हुए, एक बात अलग है, मगर वामसेब के 85% के कार्यक्रम में ये बात पहले से उठाई जा रही है कि माइनॉरिटी के लोगों को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल रही है और ये संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। ये बात हम पहले से उठाए रहते हैं। तो एमआईएम के द्वारा उठाया जा रहा था तो हम इसे गलत नहीं मानते थे, ये बात सही मान रहे थे। भागीदारी में ब्राह्मणों को भागीदारी देने का मामला शामिल नहीं होता सिद्धांततः। ये किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने के बाद समझ में आएगा। मौलिक बात है, वंचित, मजलूम और पिछड़े लोगों को ही भागीदारी नहीं मिली। जिनको भागीदारी नहीं मिली उनको भागीदारी दिलवाने का मामला था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था। ईडब्ल्यूएस जो दिया गया है, भारत सरकार ये मानती है कि सवर्ण जो है इसमें ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उस पर अभी तक कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और वो चूंकि पहले से ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो जो लोग हैं उन लोगों का 80% हिस्सा है प्रशासन में और 80% जिनका हिस्सा है वो संख्या उनकी 20% होती है। 20% लोगों का हिस्सा 80% है, यानी वो और रिप्रेजेंटेशन है, अतिरिक्त रिप्रेजेंटेशन है, दूसरों के लोगों के, वंचित लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण है।
ये प्रकार का काम करने वाले सभी लोग ये मानते हैं, भागीदारी में शामिल हो लोग भी मानते हैं, और इसी वजह से भागीदारी का सिद्धांत जो है उठाया गया। तो भागीदारी जिन लोगों को 80% है, 20% संख्या वालों को 80% है, तो 60% तो उन्होंने दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया, उनको हमारे तरफ से भागीदारी देने का मामला सिद्धांत में नहीं आता है। और ये समझाने की जरूरत है, ऐसा लगता नहीं किसी को। आपने उनके अंडरस्टैंड। और भी दूसरी बात, एमआईएम के द्वारा हैदराबाद में या तेलंगाना में चुनाव लड़ा, उसमें उन्होंने इन लोगों को सीटें दी है, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, बिहार में, बंगाल में इन लोगों को उन्होंने कोई सीटें दी, ऐसा भी कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ये एकाएक कैसे एलिमेंट आ गया, ये बगैर सोचे समझे तो नहीं आया। ये एक विचार करने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले कभी आया नहीं। जनाधिकार पार्टी के द्वारा भी इसके पहले किसी ब्राह्मण को टिकट दे करके चुनाव लड़वाया गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जनाधिकार पार्टी में जिस जाति समूह के लोग लड़ते हैं वही लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो दूसरे लोगों के लड़ने का सवाल ही आता नहीं है। ये तो गठबंधन बनने की वजह से दूसरे लोगों को भी लगता है कि इसमें सीट लेकर के हम लोग चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यानी जीतने की संभावना ये गठबंधन बनाने की वजह से पैदा हुई। आप पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन के लिए चर्चा कर रहे थे, जैसा आपने बताया, तो पहले से ही निर्धारित है कि ब्राह्मणों को टिकट देने वाले हैं, और आपने इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए ये कारण बताया कि एमआईएम ने ब्राह्मणों को टिकट दिया। निश्चित रूप से पार्टी के साथ में गठबंधन की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन कर रहे थे, और जब बातचीत करने के लिए गए थे तो उस समय भी अखिलेश यादव के द्वारा हमको ये कहा था कि बाबू साहब हमको वोट कहाँ देते हैं, लेकिन वो टिकट तो दे देते हैं ना। वो टिकट देते हैं। तो हमने कहा जब आप बाबू साहब या पंडित जी खड़ा रहते हैं तो वो लोग वोट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जीतने वाला हो तो ही देते हैं, तो वो भी उसके बारे में सतर्क है। ऐसा नहीं कि सतर्क नहीं है, उनको भी अनुभव है। लेकिन क्या अगर उनके साथ में आपका गठबंधन हो जाता और उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया होता, जो कि वो देने ही वाले थे, हाँ, तो क्या आप उस वक्त भी उस गठबंधन से बाहर हो जाते? नहीं, हमने तो उनको प्रपोजल दिया था कि आपके पिताश्री को जो फार्मूला बताया गया था और हम आपको टिकट मांगने के लिए नहीं आए हैं, उस गठबंधन का पुनर्जीवन करने के लिए हमारा प्रस्ताव है। यानी हम गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि हमारा गठबंधन वो पुराना होता है तो पुरानी बातें सारी उसमें शामिल है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी उसमें शामिल है। वो गठबंधन का प्रस्ताव हमने उनको दिया था। उस गठबंधन में जो भी चीजें शामिल थी, जैसे मुख्यमंत्री पद समाजवादी पार्टी का होगा, 60% सीटें होगी, और कौन से लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए वो भी उसमें शामिल था। क्योंकि समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी, ये चंद्रशेखर जो समाजवादी पार्टी चला रहे थे उसमें शामिल थे। तो काशीराम जी ने सबसे पहले मुलायम सिंह जी को ये शर्त रखी कि पहले तो आप चंद्रशेखर जी की पार्टी छोड़ करके आओ, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो उन्होंने फिर चंद्रशेखर की पार्टी छोड़ी, अपनी समाजवादी पार्टी बनाई, और फिर उसके बाद चर्चा करने के लिए गए। ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो हमने तो इनको प्रस्ताव दिया था वो गठबंधन का, मगर हम समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ जो वार्ता कर रहे थे, वो वार्ता करने का मुख्य मकसद ये था कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में परास्त करना।
हमने ये सोचा कि क्या हम अकेले बीजेपी को परास्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो रणनीति के तहत हम समाजवादी पार्टी के साथ में या कांग्रेस के साथ में गठबंधन चाहते थे, और फिर वो किसको सीटें देते हैं, क्या देते हैं, वो रणनीति का मामला बीजेपी को परास्त करने के लिए शामिल माना जाता। वो जरतर का मामला है, इफ्स एंड बट्स का मामला है। तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी को परास्त करना है, इसलिए हमें महागठबंधन बनाना है। अगर बीजेपी को परास्त करने का लक्ष्य नहीं है तो फिर ये महागठबंधन बनाने की जरूरत प्राथमिकता में नहीं आती और फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक एमआईएम और जाप के द्वारा आपके मतलब गठबंधन में आपके हिस्से में जो सीटें आई थी उस पर अतिक्रमण करने का मामला है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या उनकी सोच ऐसी हुई कि आपके द्वारा उन सीटों पर, जो सीटें आपको मिली है, उन सीटों पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया और फिर इस वजह से वो सीट खाली ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित किया है, वहां पर उनके कैंडिडेट नहीं, इसके लिए तो हम लोगों का कोई विवाद नहीं था। हमने इस बात को अपने से पहल किया, और जहां पर अदला बदली करने की जरूरत है तो इसके बारे में तीनों में कोई विवाद नहीं था। अदला बदली करने के लिए तीनों में विवाद करने की कोई वजह नहीं थी। मान लो सीटें अदला बदली करनी है तो गठबंधन में सीटें अदला बदली करनी है। सीटों का जो गठबंधन का जो मकसद है उसके लिए ये मुफीद पॉलिसी है, फायदे की पॉलिसी है। ये गलत है ऐसा नहीं माना जा सकता, ना हमने माना। मगर जो हमारे हिस्से में आई हुई सीटें थी उन पर भी परस्पर घोषित करने का कार्यक्रम चलाया गया। ये जो प्रवेंद्र साहब है, मुख्यतः ये विकास चौधरी और अनिल माने, ये इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लगाए गए थे, और लगभग 10 राउंड तक बातें हुई, मगर वो मामला हल नहीं हुआ। लगातार डेली कोशिश करते थे और रात में 11-11 बजे तक कोशिश होती रही, मगर वो मामला हल नहीं हुआ। आगे अब आपका क्या प्लानिंग है? जैसे आगे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को हम पुनर्जीवित करने का ऐलान कर रहे हैं और उसके दरवाजे खुले रख रहे हैं, और उसमें जो भी छोटे मध्यम दल है वो आना चाहते हैं। प्रचार का क्या प्लान? प्रचार के लिए अभी पहले चरण का चुनाव 8 तारीख को है, 10 तारीख को है। 8 तारीख को 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो घर घर जाकर प्रचार करने के लिए लगभग 10-11 टीम बनाई गई है। वो 8 तारीख को वो टीम एक ही दिन 11 टीम जाकर के काम करेगी। एक ही दिन में 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वो काम करेंगी। आखिरी सवाल ये है कि जैसे सामाजिक जो आंदोलन है या सामाजिक आंदोलन की सफलता, उसका परिणाम राजनीति पर होता है, राजनीतिक आंदोलन या राजनीति की सफलता का परिणाम समाज पर होता है। हाँ। तो अभी जैसा आपने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा टूटने से तीनों दलों को नुकसान होगा, जिसमें आपका भी दल है। आप एक सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं, सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं, तो क्या इस राजनीतिक नुकसान का असर आपके सामाजिक आंदोलन पर होगा या आपको उसे किस प्रकार से? हमें ऐसा नहीं लगता है, बल्कि हमारे पास 2 विकल्प है। एक राजनीतिक हस्तक्षेप का, नहीं, हम लोगों ने 3 रास्ते तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मौलिक मुद्दे लेकर जाके लड़ाई लड़ने का, ये संवैधानिक दायरे में। एक है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन करने का, और एक है राजनीतिक हस्तक्षेप करने का। ये तीनों रास्ते हमने संविधान के दायरे में डिसाइड किए हैं। ये संविधान विरोधी नहीं है, ये तीनों दायरे हैं। तो हमारे पास 3 विकल्प है, केवल राजनीतिक हस्तक्षेप विकल्प नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है
वो आंदोलन केवल डिमांड करने के लिए ही नहीं चलाया जा रहा है, ये समाज डिमांड करने वाला, कमांड करने वाला भी बने, ताकि वो शासनकर्ता जमात बने, इसके लिए भी ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कमांड कैसे करेंगे? कमांड करने के लिए ये शुरू किया गया है। और तो हमारे पास एक ही विकल्प नहीं है। चुनाव 5 साल में हर साल आते हैं, ये संवैधानिक बाध्यता है, तो हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा और हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप का और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम भी जारी रहेगा। तो मेरा यकीन है आने वाले 10 साल में, इसके पहले अगर उदाहरण दिया जाए, गांधी ने आजादी का आंदोलन चलाया तो 1947 में जवाहरलाल जी उस आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री बने। आसाम में वहां के स्टूडेंट ने आंदोलन चलाया तो प्रफुल्ल कुमार मोहंता उस आंदोलन की बदौलत मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में केजरीवाल ने आंदोलन चलाया भ्रष्टाचार के विरोध में, तो उसके बदौलत केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग आने वाले समय में 10 साल जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का कार्यक्रम हम बना रहे हैं, तो ये एक दिन ऐसे आएगा कि जिन लोगों के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं वो हर आदमी को, क्योंकि मीडिया हमारी बात, हमारी खबरें लोगों तक नहीं लेके जाती है, तो हमारे आंदोलन की बदौलत हर आदमी को जानकारी हो जाएगी, और ये हो जाएगी तब हर आदमी को लगेगा, हर वंचित को लगेगा कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे इस राजनीतिक हस्तक्षेप में भी मदद करेगा। हमारा यकीन है, क्योंकि इस इतिहास का उदाहरण भी है। धन्यवाद।